So, hello everyone, hi. How are you? I hope you all are good. So, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज हम लोग एल्गी की बात कर चुके हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे थे प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 11। उसी में एल्गी के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है। अब उसी के आगे में चलते हैं और एल्गी के बारे में बात करते हैं, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है कि एल्गी में किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है, पहले उसको समझ लो। जो टर्म आप लोगों के दिमाग में है वो गलत है। रिप्रोडक्शन का मतलब कुछ और समझते हैं आप लोग, ठीक है। मैथ वाले तो कुछ और ही समझते हैं, मैथ वालों को तो अलग ही मजा आता है कि वो हो बायो में रिप्रोडक्शन चल रहा है, वाह। ठीक है, तो पहले तो रिप्रोडक्शन का मतलब समझते हैं। देखो, नाम में कहीं भी अगर री लगा हुआ होता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ साइंस, ठीक है, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट साइंस। जो भी चीज बायो है वो क्या है, आपकी सारी चीज साइंटिफिक है, हर चीज देखने को मिलेगा, हर चीज समझने को मिलेगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आप देख नहीं सकते या समझ नहीं सकते, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। री मींस अगेन, ठीक है, दोबारा से प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, दोबारा से प्रोड्यूस करना इन द सेंस कि कोई भी चीज पहले दुनिया में आ चुकी है, वही अपने आगे जनरेशन को बढ़ाते हुए फिर से वैसी ही चीज बनाए, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वही अगर हम बात कर रहे थे एल्गी की, तो एल्गी रिप्रोडक्शन, एल्गी अपनी ही तरह दूसरी एल्गी कैसे कैसे बना सकती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो तीन तरह के रिप्रोडक्शन हमें एल्गी में देखने को मिलेंगे। अब होते क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले वेजिटेटिव की बात करेंगे, फिर एसेक्सुअल की और फिर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो दो तरह से देखने को मिलता है एल्गी में। फर्स्ट वन इज द बाइनरी एंड सेकंड वन इज द फ्रेगमेंटेशन। अब बाइनरी नाम से समझो, जब भी बायो में या कहीं भी साइंस में बाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, हेक्सा हो, पेंटा हो, इस तरह के वर्ड लिखे हों तो उसका मतलब अगर बाई है तो 2 होगा, मोनो है तो उसका मतलब 1 होगा, ट्राई है तो 3 होगा, टेट्रा 4 होगा, हेक्सा 6, पेंटा 5। तो ये सारी चीजें शायद आपने सुन रखे होंगे, आपको क्लियर होंगे। तो याद रखना, बाइनरी फिजन, बाई का मतलब कहीं ना कहीं बाई रिलेटेड है 2 से, ठीक है। बाई हो, डाई हो, इसका मतलब 2 होता है, तो कहीं ना कहीं 2 चीजों से रिलेटेड है, मतलब 2 टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि फिजन यानी कि टूटना किसी भी चीज को। मैं अगर इस मार्कर को जमीन में फेंक दूं, ठीक है, जैसे मान लो ये कैप है और ये मार्कर है, मैं इसको ऐसे करके ऐसे जमीन में छोड़ दूं तो कैप अलग हो गया, मार्कर अलग हो गया, यानी कि 2 टुकड़ों में टूट गया। मार्कर बीच से नहीं टूटा, लेकिन 2 चीजें, 2 हिस्से अलग अलग हो गए। अब जैसे मान लो इसका कैप अलग हो गया और ये मार्कर अलग हो गया, तो ये जो कैप है ये अपना एक नया हिस्सा फिर से बना ले, ठीक है। और ये जो दूसरा हिस्सा है ये भी आगे वाला हिस्सा फिर से बना ले, यानी कि पूरा मार्कर जैसा ये है वैसा ये पूरा मार्कर बना ले और ये पीछे वाला हिस्सा आगे का बना ले, यानी कि फिर से अपने आप को पूरी तरह से बना ले। तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो ऐसे ही होता है, एल्गी 2 टुकड़ों में टूट जाती है। और वही साइंस के टर्म पे देखा जाए तो सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सेल जो होती है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो डिवाइडेड, और सिर्फ सेल नहीं होती है, न्यूक्लियस। मान लो जैसे एक ये है, ठीक है, तो यही क्या करेगा, 2 हिस्सों में टूट जाएगा, यहां से 2 भागों में बदल गया, ये अलग, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो भी 2 हिस्सों में टूट जाएगा, इसका अलग और इसका अलग। दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है, बाय माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या होता है आपने सुन रखा होगा, नहीं सुना है तो जब मैं आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पर आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी समझ लीजिए माइटोसिस और मियोसिस 2 टर्म बहुत आते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, कब क्या होता है, ठीक है। तो माइटोसिस हमेशा याद रखना, एक चीज याद रख लो, आपको कभी नहीं कंफ्यूजन होगी कि माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। इसका दूसरा नाम याद रख लो, इक्वेशनल डिवीजन, दिख रहा होगा। और मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन। ये दूसरे नाम याद रख लो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो दिस इज रिडक्शन डिवीजन।
अब नाम से समझो, इक्वेशनल, जब भी इक्वल बराबर कोई चीज होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि इक्वल है या इक्वेशनल है। ठीक है, तो ये मान लो एक एल्गी है, दो बराबर बराबर एल्गी में टूट गई। देखो ये भी उतनी ही साइज है, उतना ही न्यूक्लियस है, उतनी ही साइज है, उतना ही न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर मान लो ये n है तो ये भी n है, ये भी n है। n नंबर का मतलब होता है जितने ऑटोसोम्स और क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं उनको n नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें n नंबर है तो इसमें भी n होंगे, इसमें भी n होंगे, दोनों बराबर भागों में टूटे हैं तो इसे बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन या माइटोसिस। ठीक है, अगर मान लो इसके 2n होते, सपोज एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, अगर मान लो ये 2n नंबर होते, n जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उससे डबल होते, अब अगर ये n और n में टूट रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका माइटोसिस, सॉरी यहां पर होगा आपका मियोसिस, वेरी सॉरी, यहां पर होगा आपका मियोसिस। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, तो 2n थे, n और n बच गए, अब रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कमी हो रही है, तो यहां पर होगा मियोसिस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। तो ये याद रखना, इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। तो हमें जो बाइनरी फिजन में देखने को मिलेगा वो मिलेगा इक्वेशनल डिवीजन। ये अगर n है तो ये भी क्या होगा, n होगा। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, माइटोसिस। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में माइटोसिस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। वहीं सेकेंड हम बात करें फ्रेगमेंटेशन। एक तो हमने कहा कि बाइनरी फिजन, ठीक है, मार्कर को नीचे फेंका, कैप अलग हो गया, मार्कर वाला पार्ट अलग हो गया, दो भागों में टूट गया, बाइनरी फिजन हो गया। अब सपोज पहले जब बोर्ड पे पढ़ाते थे तो मार्कर से नहीं पढ़ाते थे, अब व्हाइट बोर्ड है तो मार्कर चल रहे हैं। अगर सपोज ये ब्लैक बोर्ड होता या ग्रीन बोर्ड होता तो क्या मार्कर होता मेरे पास, नहीं, फिर मेरे पास चौक होती। ठीक है, अब चौक को अगर मैं यहां से छोड़ता तो क्या चौक दो हिस्सों में टूटती, नहीं, चौक के अपने छोटे छोटे कई टुकड़े बन जाते, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती, कई हिस्सों में टूटती। तो उस तरह का टूटना दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाना। तो फिलामेंट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। फिलामेंट क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए एंड फॉर्म न्यू फिलामेंट। और जैसे हम बात कर रहे थे जब मार्कर दो हिस्सों में टूटा तो इस वाले कैप वाले पार्ट ने पूरा मार्कर बना लिया और इस वाले मार्कर वाले ने आगे का कैप वाला हिस्सा बना लिया। ठीक है, तो हमने कहा बाइनरी फिजन। अब जब फ्रेगमेंटेशन हुआ, सब छोटे छोटे हिस्सों में टूट गए, तो हर छोटा हिस्सा अपने आप में पूरा एल्गी बना ले तो क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। उसका एग्जांपल है जितने भी फिलामेंटस एल्गी हैं उन सब में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो F फॉर फिलामेंट, F फॉर फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, जितने भी फिलामेंटस एल्गी हैं उन सब में हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो ये दो तरह के आपके क्या हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहे हैं एल्गी में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, अब बात करते हैं, अभी हमने बात करी वेजिटेटिव की, अब स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें सेक्स ऑर्गन ना हो, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल सिंपली। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज़ूस्पोर आर फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशन। जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी वहां पर ज़ूस्पोर हमें दिखाई देंगे। ठीक है, एंड ए प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर एंड एकाइनीड, ये सब फॉर्मेशन होती हैं जो एल्गी में दिखाई देती हैं, आर फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशन। और जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो हमें ए प्लानोस्पोर दिखाई देंगे, हिप्नोस्पोर दिखाई देंगे या फिर एकाइनीड फॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो याद रखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी तो ज़ूस्पोर बनता हुआ दिखाई देगा और अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वहां पर ए प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर या एकाइनीड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब भी दो सेक्स ऑर्गन दिखाई देंगे, मेल और फीमेल, तो वहां पर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसे हम लोग कह रहे हैं एंथ्रीडियम एंड फीमेल इज कॉल्ड ओगोनियम। नाम याद रखना, काफी कंफ्यूजन है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे और आगे पढ़ते हुए चले जाएंगे तो सबके सेक्स ऑर्गन याद रखना। ठीक है, मेल को क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं,
तो ऐसे ही एल्गी में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसे ऊगोनियम बोलते हैं। ऑब्वियसली ये चीज याद ही रहेगा क्योंकि ज्यादातर हमें याद रखना है oocyte वगैरह ये सब किस में रिलीज होता है, फीमेल में, तो ऊगोनियम हमेशा फीमेल का ही होगा। और नेक्स्ट कह रहा है द सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि किसमें जैकेटलेस और किसमें जैकेटेड होते हैं। ठीक है, तो जो एल्गी है उसमें सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे, यूनिसेलुलर और जैकेटलेस, बट एक्सेप्शनली कुछ एल्गी ऐसी भी होंगी जिसमें हमें जैकेटेड दिखाई देंगे। तो कौन होती है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एक ग्रीन एल्गी है दैट इज कॉल्ड कारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक ग्रीन एल्गी है कारा, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, उसके जो सेक्स ऑर्गन है हमें मल्टी सेलुलर और जैकेटेड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से किसमें सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। नॉर्मली एल्गी में कैसे देखने को मिलते हैं, यूनिसेलुलर और जैकेटलेस। लेकिन एग्जांपल कारा का याद रखना, कारा का एग्जांपल बहुत बार आ चुका है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कारा में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कारा का फिगर मैं अभी डाल दूंगा, देख लेना। उसमें ये भी पूछा गया था, नीट 2017 का शायद क्वेश्चन है, 17 या 18 में आया था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन नीट का क्वेश्चन है 17 या 18 का ही होगा, कि उसमें पूछा गया था कि कारा के स्ट्रक्चर में ऊगोनियम कहाँ होता है, एंथ्रीडियम कहाँ पर होता है। ठीक है, ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, तो स्ट्रक्चर देख लेना और याद रख लेना कहाँ ऊगोनियम है कहाँ एंथ्रीडियम है। ठीक है, फिर द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा, कारा का जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज न्यूक्यूल। ये नाम है, वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं तो मोस्टली नाम नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मली एंथ्रीडियम या ऊगोनियम ही पूछा जाता है। लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया जाए, मैं ये नहीं कहता कि देखो कुछ भी पूछ सकता है, नीट में जरूरी नहीं है कि आपसे वही पूछे जो एनसीईआरटी में है। कई बार एनसीईआरटी में अगर कारा दिया है तो कारा के बारे में कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, तो जो सेक्स ऑर्गन है याद रखना, मेल को ग्लोब्यूल बोलते हैं, फीमेल को न्यूक्यूल बोलते हैं। आगे चलें, सेकंड बात करते हैं, अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट जो है वो कारा है, ये याद रखना। अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं, ये पहला वाला था, ठीक है, ये पहला था, सेकंड बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या कह रहा है कि प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, एक मिनट बस पढ़ लो पहले क्या लिखा है कि प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉइड, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस, मियोसिस माइटोसिस मैंने अभी समझाया। अब जाइगोट क्या होता है ये भी मैं अभी बता रहा हूं, एक मिनट। देयर लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक बट एक्सेप्शनली ब्राउन एल्गी आर डिप्लॉइड। ठीक है, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो एल्गी की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, हैप्लॉइड। लेकिन कुछ ऐसे भी एल्गी हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें ब्राउन एल्गी, उसमें हमें कैसे देखने को मिलेगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और उसका एग्जांपल क्या है, फ्यूकस, याद रख लेना, एक्सेप्शन है, कभी कभी एग्जांपल में पूछ लेता है। हम लोग नॉर्मल क्या याद रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये याद रखेंगे कि जो एल्गी की प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, हैप्लॉन्टिक होगी या हैप्लॉइड होगी। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है फ्यूकस, है तो एल्गी ही, लेकिन उसकी अगर हम बॉडी देखें, प्लांट बॉडी, तो वो कैसी देखने को मिलेगी, डिप्लॉइड देखने को मिलेगी। अब देखो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जैसे मैंने अभी n और 2n का एग्जांपल लिया था, तो वही n जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम n नंबर देखने को मिले तो वो क्या होता है, हैप्लॉइड। और वही 2n इसी से डबल देखने को मिले 2n तो डिप्लॉइड। ठीक है, अब मैंने कहा था कहीं भी जब डाई हो, बाई हो, ट्राई हो तो हमेशा 2 होगा वहां कहीं ना कहीं कोई चीज, तो याद रखने के लिए डिप्लॉन्टिक या डिप्लॉइड तो 2n, हैप्लॉन्टिक या हैप्लॉइड तो n। ठीक है, इसका एग्जांपल है फ्यूकस का, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय जाइगोटिक मियोसिस। एल्गी में हमें क्या देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्शन, जाइगोटिक मियोसिस। अब जाइगोटिक मियोसिस का मतलब क्या होता है, जाइगोट कैसा होता है,
दो स्पोर हैं, एक ये स्पोर है, एक ये स्पोर है, ठीक है। क्या है ये? स्पोर। एक मेल का होगा ऑब्वियसली, एक फीमेल का होगा, ठीक है। ये फीमेल स्पोर है। अब ये इसमें भी n नंबर होंगे, इसमें भी n नंबर होंगे। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? 2n हो जाएगा और जाइगोट बनेगा, जाइगोट 2n, ठीक है। तो अब मियोसिस क्या होता है? मियोसिस होता है रिडक्शन डिवीजन। अब रिडक्शन हम किसको कर सकते हैं? अगर 2n है तो उसी को तो हाफ करके हम लोग n कर सकते हैं। जो पहले से n ही है उसमें तो कभी भी मियोसिस नहीं हो सकता, क्योंकि n/2 क्रोमोसोम नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए इसमें हमेशा जब भी n होगा तो माइटोसिस होगा, याद रखना। n में इक्वेशनल डिवीजन होगा, जब 2n होगा तो मियोसिस होगा, याद रखना। तो यहाँ 2n होता है जाइगोट, स्पोर स्पोर मिलकर जाइगोट 2n बनाता है, और वहां हमें क्या देखने को मिलेगा? मियोसिस, ठीक है। इसका n हो सकता है, लेकिन अगर माइटोसिस पहले से n है तो उसका n/2 नहीं हो सकता। इसलिए एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा कैसा? जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलेगा, जाइगोट में मियोसिस, ठीक है। जाइगोट को रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलेगा, दैट इज फर्स्ट डिवीजन इज मियोसिस, सो एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म। अब मियोसिस में दो डिवीजन बता रहा है, ठीक है। तो पहला वाले डिवीजन में क्या होगा? पहले वाले में हमें एम्ब्रियो बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। फिर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीन तरह का मोस्टली हमें देखने को मिलता है एल्गी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन में, यही पूछा जाता है। अभी तक जो पढ़ाया वो भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज मत भूलना, अब जो पढ़ाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन तरह का हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा एल्गी में। फर्स्ट वन इज आइसोगैमस, सेकंड इज एनाइसोगैमस एंड थर्ड इज oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब नाम से अगर समझ में आ रहा हो तो आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो बोल रहा हूं, आइसा मत समझ लेना है ना, किसी को ख्याल में आ गई हो तो आइसा नहीं बोल रहा हूं, आइसो बोल रहा हूं, आइसोगैमस, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल दे रखे हैं लेकिन नाम समझाए दे रहा हूं, तो याद रखना। अगर सेम टाइप के, सेम टाइप का मतलब ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों सेम हो जाएंगे, अलग अलग होंगे, मेल अलग है फीमेल अलग है। सेम टाइप यानी कि सेम साइज, ठीक है। दोनों का साइज अगर सेम हो जाए, इसको रफ करता हूं, अगर मेल गिर ही गया, क्या चलो, अगर मेल और फीमेल का जो स्पोर है, ठीक है, उसका साइज अगर सेम हो जाए, साइज सेम हो जाए, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट का साइज सेम हो जाए, किसका? गैमीट का, ठीक है, गैमीट का साइज अगर सेम हो तो आइसोगैमस। अब नाम से समझ में आ रहा है। सेकेंड वन इज एन आइसो, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलेगा आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यूलोथ्रिक्स में, एक्टोकार्पस में, स्पाइरोगायरा, क्लैडोफोरा। अब क्या हमें इतने सारे एग्जांपल याद रखें? नहीं, हमें सिर्फ याद रखना है स्पाइरोगायरा। आपके एनसीईआरटी में जो दिया है वो आपको याद रखना है, उसके अलावा भी आपको याद रखना है अगर हो जाए तो, लेकिन स्पाइरोगायरा याद ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एन आइसो। एन का मतलब कभी भी किसी भी नाम के आगे एन लग जाए, ए लग जाए, तो उसका मतलब है वो चीज एब्सेंट है, ठीक है। तो आइसोगैमस के आगे एन लगा हुआ है यानी आइसोगैमस टाइप नहीं होगा, आइसोगैमस एब्सेंट होगा, यानी एन आइसोगैमस, एन आइसो, या हम सिंपली डिफरेंट कह सकते हैं, ठीक है। आइसोगैमस नहीं है यानी कि डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइज गैमीट का अगर डिफरेंट साइज मिल जाए, अभी सेम साइज था, अब अगर डिफरेंट साइज हो जाए, डिफरेंट कैसा? मेल या फीमेल में कोई एक बड़ा हो, कोई एक छोटा हो, अब कोई भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं बताया गया, कोई भी हो सकता है, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट साइज के गैमीट अगर देखने को मिलेंगे तो उसे बोलेंगे एन आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये हमें देखने को मिलेगा क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में, या यूडोरिना स्पीसीज होती है उसमें देखने को मिलेगा। एग्जांपल याद रखना है यूडोरिना, एनसीईआरटी में दिया है इसलिए इस एग्जांपल को याद रखना है। यूडोरिना की स्पीसीज में हमें एन आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऊगैमस, नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो एक बड़ा ऊ है, एक छोटा ऊ है, यानी कि एक का साइज अलग है, फीमेल
मेल दोनों का साइज अलग है, लेकिन यहां पर एक का साइज लार्ज है, एक का साइज स्मॉल है। किसका लार्ज है किसका स्मॉल मैं बताता हूं। एग्जांपल देख लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास, कॉकीफेरा, सारगासम, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस एंड कारा। ये सारे एग्जांपल याद रखने हैं, पहले वाले को छोड़ करके, सारगासम, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। अगर सारे नहीं याद कर सकते हो तो ये दो याद ही कर लेना जो एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है। लास्ट कारा। अब देखो ऊगैमस, अगर आप समझ रहे हो स्पेलिंग में जैसा लिखा है, एक बड़ा लिखा हुआ है, एक छोटा ऊ लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट साइज के गैमीट हो, और उसमें भी कैसे डिफरेंट, एक होगा आपका मोटाइल और वो एक होगा नॉन मोटाइल। अब मोटाइल और नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? अगर हम ह्यूमन से बात करें, क्योंकि ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से अगर हम बात कर लेंगे तो ज्यादा रिलेटेबल होगा। अगर हम ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की बात करें तो ओवा जो है एक जगह रहता है, लेकिन स्पर्म जो है मूवमेंट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, नहीं याद आ रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो स्पर्म मूवमेंट करते हैं, ओवम एक ही जगह रुका रहता है। तो कौन मूवमेंट कर रहा है? स्पर्म। तो जो मूवमेंट चीज होती है, एक रुका हुआ है एक मूवमेंट कर रहा है, तो यानी कि जो मूवमेंट कर रहा है उसे मोटाइल गैमेट बोलेंगे, जो रुका हुआ है उसे नॉन मोटाइल या स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक दो टर्म होते हैं फिजिक्स में, वन इज डायनेमिक एंड अदर इज स्टैटिक, तो वहीं से लिया गया है, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं। स्टैटिक, ठीक है, या नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल जो है इसी को स्टैटिक गैमेट भी बोलेंगे, ठीक है, स्टैटिक गैमेट। और मोटाइल यानी जो मूवमेंट करे, ठीक है, वन लार्ज। अब लार्ज और स्मॉल याद रखना कि लार्ज देखने में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोटाइल जो मेल का है वो लार्ज दिख रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लार्ज जो होगा वो होगा फीमेल का, नॉन मोटाइल वाला। लार्ज किसका होगा? फीमेल का, ठीक है। और मोटाइल जो होगा वो मेल का कैसा होगा? स्मॉलर साइज का गैमीट होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऊगैमस के ऊपर। सीधी लाइन लिखी होगी कि कौन मोटाइल है और कौन नॉन मोटाइल है, और उन दोनों को कौन सा रिप्रोडक्शन बोलते हैं, टर्म लिख करके आ जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सा रिप्रोडक्शन है। तो याद रखना ऊगैमस टाइप है, या ऊगैमस टाइप रिप्रोडक्शन किसमें पाया जाता है, ये एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। तो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस तो याद ही रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके, ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के हैं जो मैंने सर्कल किए हुए हैं, इसलिए इनको याद ही रखना है, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया आपका रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, तीन तरह के हो गए, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस, जो आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। अब एल्गी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, अब एल्गी की बात करें। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम एल्गी में आ गए वापस। तो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस किसमें देखने को मिलेगा, कौन सी एल्गी में? तो ज्यादातर ग्रीन एल्गी जो होंगी, यूरोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा, वो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस टाइप की होगी। अब हम एल्गी की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर थैलॉइड और पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमा, ठीक है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, नाम सुन लो, अभी आगे पढ़ेंगे सारी चीजें समझ में आएंगी, सुनते जाओ, बस ये मत सोचो कि ये चीज नहीं आ रही। अभी हुआ ही कितना है, 3 चैप्टर, तीसरा चैप्टर चल रहा है, पूरी बायो तो नहीं पढ़ ली ना। कोई चीज आगे लिखी होती है उसके बारे में पहले बता देते हैं, कोई चीज अभी लिखी है उसके बारे में बाद में नहीं बताएंगे। जब हम लास्ट वाले कुछ पढ़ रहे होंगे तो फिर मैं आपको ऐसा बताऊंगा वहां तुमने ऐसा पढ़ा होगा। तो ऐसे ही है एनसीईआरटी, जब आप पूरी पढ़ लेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, बजाय एक एक चैप्टर समझने के, ठीक है। तो याद रखना थैलॉइड मैंने आपको बताया था कि थैलॉइड स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी रूट, स्टेम या लीफ, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में ना रूट का पता हो, ना स्टेम का पता हो, ना लीफ का पता हो। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, पहला लेक्चर देखा है, नहीं देखा तो नीचे लिंक दे दूंगा, देख लेना। मैंने बताया था थैलॉइड बॉडी या थैलॉइड स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर कोई भी प्लांट देखें, कोई भी पौधा देखें, तो हमें स्टेम दिखाई देती है, नीचे उसकी रूट्स दिखाई देती हैं, स्टेम दिखाई देती है, ब्रांचेस वगैरह दिखाई देते हैं, लीव्स वगैरह दिखाई देती हैं, तो हम कहते हैं ये प्लांट है, ये पौधा है, ये ट्री है। लेकिन जब ये चीजें दिखाई ही ना दें, एल्गी वगैरह जमीन में ऐसी पड़ी होंगी, आपको दिखाई नहीं देंगी, समझ में ही नहीं आएगा कहाँ इसकी जड़ है, कहाँ इसकी शाखाएं, कहाँ इसकी पत्तियां हैं।
तो जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थैलॉइड। समझ गए? पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी छोड़ दो, समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह की एल्गी कहां देखने को मिलेगी? मल्टी सेलुलर इन लेंथ एंड विड्थ, ये आपको देखने को मिलेगी अल्वा, या इसी को बोलते हैं लैटिस या सी लैट्यूस। मैं अभी फिगर दे दूंगा इसका, ठीक है? तो देखना वहां पर आपको मल्टी सेलुलर थैलॉइड बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है? सी लैट्यूस का फिगर देख लो। देख लिया? तो ये सारी चीजें समझ में आई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एल्गी में और क्या है। चलो, तो आज का लास्ट हम लोग देखते हैं, बस लास्ट है, ठीक है? थोड़ा बोरिंग होगा क्योंकि बायोलॉजी का ये पोर्शन हर किसी को समझ नहीं आता। जब तक चीजें आपकी क्लियर नहीं है, आप इमेज नहीं देखेंगे, तब तक ये चीजें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो कई बार बोरिंग लगती है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंटरेस्टिंग बनाऊं। ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो और देखते हैं कि एल्गी में अगर हम बात करें, एल्गी की बात कर रहे थे, एल्गी का लास्ट टॉपिक है तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो कौन कौन से पिगमेंट हैं? तो सबसे पहले अगर क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ए और बी, ये दोनों क्या हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। अगर कहीं भी ये पाए जा रहे हैं तो वहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल होगी, ठीक है? नेक्स्ट है, अगर कैरोटीन की बात करें, कैरोटीन पाया जा रहा है तो ज्यादातर कौन सा कैरोटीन पाया जाएगा? बीटा कैरोटीन देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें ज़ैंथोफिल की, तो ज़ैंथोफिल क्या होता है? येलो कैरोटीन है, येलो कलर्ड होता है, आई एम सॉरी, येलो कलर्ड का सब्सटेंस देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ज़ैंथोफिल, ठीक है? कलर याद रखना, कई बार पूछ देता है, वैसे तो हर बार नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना। क्लोरोफिल मोस्टली ग्रीन इन कलर होगा और ज़ैंथोफिल आपका येलो कलर का होगा, ठीक है? तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जो एल्गी में देखने को मिलेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें कि एल्गी का इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंस है, इस धरती पर पाया जा रहा है तो क्या धरती का बोझ है या वाकई में इसका कोई इंपॉर्टेंस है? तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फूड की तरह, अगर हम बात करें खाने की तरह, तो क्या एल्गी को हम खा सकते हैं? तो बिल्कुल। क्लोरेला इज यूज्ड एज अ फूड। कौन सा एल्गी ऐसा होता है जो फूड में लेते हैं? जैसे हम लोग बात करें फंगाई की, मशरूम की, तो मशरूम क्या है? फंगाई है, लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। ऐसी एल्गी भी होती है, दैट इज क्लोरेला। ठीक है, वो फूड की तरह यूज किया जाता है। और ऐसा क्यों यूज करते हैं? बिकॉज आफ्टर स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पाइरुलिना को भी लोग एज अ फूड लेते हैं। लेकिन स्पाइरुलिना के बाद अगर देखा जाए तो क्लोरेला को लोग बहुत ज्यादा एज अ फूड लेते हैं, क्योंकि क्लोरेला हैज अ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। वैसे भी जो लोग जिम जाते हैं प्रोटीन के लिए एकदम भूखे होते हैं, है ना? दाल पिएंगे, प्रोटीन फाकेंगे, या बॉटल में घोल के हिला के प्रोटीन पिएंगे, ऑल टाइम प्रोटीन, पनीर खाएंगे, अंडे खाएंगे, कहीं से प्रोटीन डाइट मिल जाए। तो वही चीज है, डाइट को कवर अप करने के लिए। वैसे तो ये बहुत महंगे आइटम है, ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर कर सकता है तो क्लोरेला या स्पाइरुलिना ले सकता है वो एज अ प्रोटीन सोर्स। अगर हम दूसरा बात करें, एंटीबायोटिक, दवाएं खाते हैं ना हम लोग, एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो एंटीबायोटिक में भी कोई काम करती है क्या एल्गी? तो एक एल्गी है, दैट इज क्लोरेलिन। एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लोरेला। ये एल्गी है क्लोरेला, जो एज अ फूड सोर्स भी लिया जाता है, और ये आपका एंटीबायोटिक्स की तरह भी काम करता है। प्रोटीन तो देगा ही देगा, बाकी हमारे जो शरीर में बैक्टीरिया वगैरह है उनको भी मारेगा। तो कहां से मिलेगा? क्लोरेला से मिलेगा। और कौन सा एंटीबायोटिक? दैट इज क्लोरेलिन। ठीक है, क्लोरेला से मिल रहा है तो क्लोरेलिन। फिर स्पेस रिसर्च में भी हम लोग देखते हैं एल्गी का यूज किया जाता है। और स्पेस रिसर्च, अगर चांद पे जाना है तो वहां भी एल्गी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आप कहोगे चांद पे एल्गी क्या करेगा, तो देखते हैं एल्गी का क्या रोल होता है। इन स्पेस क्लोरेला इज यूज्ड एज अ फूड सोर्स। अभी हमने बात किया कि क्लोरेला को एज अ फूड सोर्स लेते हैं, एंड O2 बाई और ऑक्सीजन भी देता है।
तो स्पेस वाले इसे क्यों ले जाते हैं? एक बात सोचने वाली है कि ठीक है, हम मानते हैं फूड सोर्स है, क्लोरेला प्रोटीन अच्छी है, लेकिन स्पेस में क्यों ले जा रहे हैं? जो स्पेस में आदमी जा रहा है उसे क्या जरूरत है क्लोरेला की? तो क्या होता है, जब स्पेस पे जाना होता है तो हर कोई इजीली नहीं जा सकता। स्पेस में जाने के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन लोगों को अलग से रखा जाता है, अलग से डाइट दी जाती है, उनके शरीर को अलग तरह के तापमान में रखा जाता है ताकि उसका हैबिचुअल हो जाए। तो क्लोरेला का क्या लेना देना है? क्लोरेला का लेना देना ये है बेटा कि अगर मान लो स्पेस पे जाना और खाना वाना खा लिया, अब खाना खाओगे तो खाना निकलेगा भी कहीं ना कहीं से, निकालने के लिए कहाँ का मोड ढूंढोगे? चांद पे जा रहे हो, अब कहे तो सर ऊपर जा रहे हो वहीं से कर दो, क्या पता चलेगा? ऐसा नहीं है। अगर प्लेन में जाते हैं उसमें कमोड वगैरह होते हैं, लेकिन जो रॉकेट जाती है ना उसमें कमोड वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है? तो जो चांद पे जा रहे हैं, रॉकेट से जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, उन लोगों को वो चीज खिलाई जाती है जो चीज सुबह निकाली ना जा सके। तो क्या होता है, क्लोरेला खाते हैं वो लोग, ठीक है? क्लोरेला ले जाते हैं और उसे खाते हैं क्योंकि वो सिर्फ आपको प्रोटीन देता है, उसमें कुछ डिफिकेशन के लिए नहीं बचता। अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना डिफिकेशन, तो ऐसा कुछ नहीं होता जो डाइजेस्ट ना हो। इसलिए जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उनको क्लोरेलिन दिया जाता है, सॉरी क्लोरेला दिया जाता है, ठीक है? ताकि वो प्रोटीन का सोर्स भी लेते रहें, जिंदा भी रहें, मरे ना, और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड ना हो जिसकी वजह से उन्हें कमोड ढूंढना पड़े। सर रॉकेट खोल देंगे ऊपर से, उसमें क्या है, किसको पता चल रहा है? ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो क्लोरेला को एज अ फूड सोर्स ले जाते हैं ऊपर ताकि वो क्या हो, आपको प्रोटीन एनर्जी भी देता रहे, आपकी जान भी बची रहे और ये सारी चीजें जरूरत भी ना पड़े कमोड वगैरह ढूंढने की। नेक्स्ट है पैरासिटिक एल्गी। अब कोई ऐसी भी एल्गी होती है जो पैरासाइट की तरह वर्क करती है, तो सिफेलियूरोस, क्या नाम है, सिफेलियूरोस, सिफेली व्हाटएवर प्रोनाउंस कर लेना जो आपको लगे, ठीक है? सिफेलियूरोस एल्गी रिमेन पैरासिटिकली इन द लीव्स ऑफ टी प्लांट। कहां पर? चाय के पौधों में देखने को मिलेगी ये एल्गी। और क्या कराएगी? रेड रस्ट। अब ये क्या होता है रेड रस्ट? सर कभी पत्तियों को देखना तो कुछ पत्तियां होंगी जो एकदम बिल्कुल ग्रीन होंगी, ताजी लग रही होंगी, लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी दिखाई देंगी, धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं, लाल 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 धब्बे धब्बे, ठीक है? तो वो क्या होता है? वो कहलाता है रेड रस्ट। तो चाय की पत्ती वैसे तो आपको देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन अगर असम के बच्चे हैं, वैसे तो उतनी दूर वीडियो क्या ही जाएगी, सर मैं असम का नहीं, मैं बिहार का बच्चा देख रहा हूँ सर, कोई बात नहीं, तो कभी ना कभी तो जाएगी। तो जब असम के बच्चे होंगे ना जो चाय की पत्ती देखते होंगे कभी ना कभी, आप लोगों ने आप नहीं देखे, चलो मैं दिखा देता हूं, देख लिया? चलो, अब वो चाय पत्ती में जो रेड रेड दिख रहा है ना, धब्बे धब्बे, दैट इज कॉल्ड रेड रस्ट। और ये कौन करा रहा है? ये एल्गी है, सिफेलियूरोस एल्गी, जिसकी वजह से ये रेड रस्ट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो इसी के साथ यहाँ पर आपका टॉपिक एल्गी कंप्लीट होता है। और अगर कोई डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो मोस्टली एनसीईआरटी को एक बार अपनी तरफ से पढ़ लें और देख लें। एनसीईआरटी इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है, जितना मैंने बताया है एल्गी के बारे में एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजार लें क्या क्या लाइनें हैं, और जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं उसे जरूर याद रखें। इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें।